हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। आज हम लोग कक्षा 10 का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन में। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेशन का पार्ट 1 कंप्लीट किया है। ह्यूमन रेस्पायरेशन का पार्ट 1 हम लोगों ने कल कंप्लीट किया है। ठीक है, अब पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? तो मैंने आपको कहा था कि पार्ट 1 में हम लोगों ने रेस्पायरेटरी आर्गन यानी श्वसन अंगों की बात की थी। हमने कहा था कि जो श्वसन अंग हैं उनको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पर मैंने कहा था आपसे, मैंने दो तरीके से डिवाइड किया था। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया था कि मुख्य श्वसनांग और सहायक श्वसनांग। ठीक है, तो मुख्य श्वसनांग वो श्वसनांग हैं जिनमें गैस आकर रुकती है और फिर इनसे गैस को बाहर निकाल दिया जाता है, अर्थात मानव के केस में फेफड़े होते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा था मुख्य श्वसन अंग। ठीक है, मुख्य श्वसन अंग मेन रेस्पायरेटरी आर्गन या फिर प्राइमरी रेस्पायरेटरी आर्गन कहेंगे, और ये होते हैं फेफड़े। ठीक है, फेफड़े होते हैं, इन्हें हम लोग फुफ्फुस कहते हैं। इतनी बात कल मैंने आपको बताई थी मुख्य श्वसन अंग में। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि कुछ सहायक श्वसनांग हैं जो लंग्स के या फिर फेफड़े के काम करने में सहायता करते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत बहुत सारे नाम आ रहे थे। सबसे नंबर 1 पर आया था नासा, फिर उसके बाद आया था ग्रसनी, फिर उसके बाद आया था कंठ, फिर उसके बाद आया था श्वासनाल, फिर उसके बाद आया था श्वसनिका। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है इधर ये। ठीक, तो इस तरीके से हमने कल पहला क्लासिफिकेशन देखा था रेस्पायरेटरी आर्गन या फिर श्वसन अंगों का। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद दूसरा वर्गीकरण दिया था कि भाई जो श्वसन अंग हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी आर्गन और एक लोअर रेस्पिरेटरी आर्गन। ठीक है, एक ऊपरी साइड में जो होगा, गर्दन के ऊपर होगा, उन्हें हम लोग अपर रेस्पिरेटरी आर्गन बोलेंगे, और एक नीचे की तरफ होगा जो गर्दन के नीचे होगा, उसे हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी आर्गन बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से कल हमने क्लासिफिकेशन देखा था। पूरा का पूरा फ्लो चार्ट हमने देखा था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से आर्गन आते हैं। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे फटाफट। मैंने कल कहा आपको मानव, आज हम लोग उसी में आगे बात करेंगे, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, अब इसकी डिफिनीशन आप लोग क्या बताएंगे? आप लोगों को बताना है कि वे सभी आर्गन जो श्वसन में सहायक होते हैं, वे सभी आर्गन जो श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं, उन्हें हम लोग श्वसन अंग बोलेंगे, और बहुत सारे श्वसन अंग मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ओके, ये चीज़ आपको बताना है। क्या बताना है? कि वे सभी आर्गन जो श्वसन में भाग लेते हैं श्वसन अंग कहलाते हैं, और बहुत सारे श्वसन अंग मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसकी डिफिनीशन हो जाएगी। अब श्वसन अंग कौन कौन से हैं? फेफड़े हैं मुख्य श्वसन अंग, और उसके बाद बहुत सारे सहायक श्वसन अंग हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे बारी बारी से। ठीक है, बारी बारी से हम लोग बात करेंगे कि श्वसन अंग क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पर हम लोग बात करेंगे नासा की, जिसे हम लोग नोज कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे नासा की, जिसे हम लोग नोज कहते हैं। तो चलिए फटाफट एक रफ डायग्राम बनाते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कौन सा चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ नोज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आगे का टॉपिक जो भी आएगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर होगा छिद्र। ठीक है, और यहाँ से एक पैसेज जाएगा जो पीछे की ओर जा करके एक कीप जैसी रचना में खुलेगा। ओके, ये इस तरीके से।
ठीक है, अभी हम इसको छोड़ते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं नासा पे। आज हम लोग बात करेंगे नासा पे, या फिर नासा मार्ग के बारे में, नोज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या दिखाई दे रहा है। जो नोज़ है वो बाहर की ओर, यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो नोज़ है वो बाहर की ओर दो नासा छिद्रों के माध्यम से खुलता है। ठीक है, ये हमारा नोज़ है। ठीक है, ये हमारा नोज़ है और ये दो छिद्रों के माध्यम से शरीर के बाहर खुल रहा है। ये जो छिद्र हैं इन छिद्रों को हम लोग बोलते हैं नासा। तो इस तरीके से हमने देखा, यहाँ पे दो छिद्र होंगे, यहाँ पे दो छिद्र होंगे, जो क्या हो रहा है, ये शरीर के बाहर खुल रहे हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं नासा द्वार बोलते हैं। इंग्लिश में इन्हें हम लोग बोलते हैं नोस्ट्रिल। ठीक है, नोस्ट्रिल बोलते हैं। कभी कभी नियर्स भी लिखा हो तो भी वो सही है। ठीक है, तो नासा द्वार जिन्हें हम लोग नोस्ट्रिल कहते हैं। अब ये शरीर के बाहर हैं। ठीक है, ये शरीर के बाहर हैं, इसलिए इन्हें हम लोग बोलते हैं बाह्य नासा द्वार, या फिर इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे दो नासा छिद्र हैं और दोनों नासा छिद्रों के बीच में एक खड़ा पट है। ठीक है, दोनों नासा छिद्रों के बीच में एक खड़ा पट है। ठीक है, एक खड़ा पट है, एक कंपार्टमेंट बना रहा है। ठीक है, एक खड़ा पट है जिसके कारण जो नोज था वो दो भागों में डिवाइड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बीच में एक खड़ा पट है। खड़ा पट होने के कारण क्या हो रहा है कि जो नोज था वो दो भागों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पट है उस पट को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो पट होगा, ठीक है, एक पट है जिसके कारण पूरा का पूरा क्या हो रहा है कि नोज जो है वो दो भागों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस पट को हम लोग बोलते हैं नासा पट बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं नेजल सेप्टम। ये बात समझ में आई? आपको समझ में आया कि नेजल सेप्टम है जिसके कारण नोज पूरा का पूरा दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल भी दो बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अलग रास्ते से अंदर की ओर जा रहा है, दूसरा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अलग रास्ते से अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से नेजल सेप्टम के कारण पूरे के पूरे अंदर वाले भाग में, नोज के अंदर वाले भाग में दो गुहा बन गई हैं, दो रास्ते बन गए हैं। ठीक है, ये जो रास्ता बना हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं नासा मार्ग। इसे हम लोग बोलते हैं नासा मार्ग। इंग्लिश में बोलते हैं नेजल पैसेज। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो जहाँ पर रास्ता है वहाँ पर खाली स्थान भी है, वहाँ पे एक गुहा भी है। इस वजह से इस एरिया को हम लोग नासा गुहा या फिर नॉस्ट्रिल कैविटी या नेजल कैविटी भी कहते हैं। ओके, यहाँ बात समझ में आ गई। अब इसके बाद ध्यान से देखें तो ये जो नोज है ये अंदर की ओर जा करके एक छिद्र के माध्यम से एक कीप जैसी रचना में खुल रहा है। इस रचना को क्या कहते हैं आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक छिद्र के माध्यम से जो नोज है, जो नेजल पैसेज है, वो अंदर की ओर जा करके खुल रहा है। इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं, देखिए नासा छिद्र बाहर की ओर था तो हम लोग बोल रहे थे बाह्य नासा छिद्र। अब ये नासा छिद्र अंदर की ओर है तो इसे हम लोग बोलेंगे आंतरिक नासा छिद्र या फिर अंतः नासा छिद्र। ठीक है, बोलते हैं आंतरिक नासा छिद्र। इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनल नॉस्ट्रिल। ओके, ये समझ में आ गया आपको? इंटरनल नॉस्ट्रिल बोलेंगे, इंटरनल नियर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझना होगा कि यहाँ पे ये जो नोज है
इसका जो एरिया है, ठीक है, नोज जितने में फैला हुआ है, यहाँ पे अलग अलग रीजन्स है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग रीजन्स हैं। क्या क्या रीजन्स हैं हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग जो है वो अंदर की ओर से जो ये वाला भाग है इसे हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग जो है यहाँ पे, ये वाला भाग जो है यहाँ पे इसे हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ओके, ये है वेस्टिब्यूल। अब ये जो वेस्टिब्यूल है ये क्या काम करेगा, ये जो वेस्टिब्यूल है क्या कार्य करेगा और कैसे बना होता है, देखिए ध्यान से। ये जो स्किन है अंदर से भी आच्छादित है, बाहर से भी स्किन से ये कवर है, ठीक है। और इस भाग में ये जो भाग है, ये जो वेस्टिब्यूल है, ये नोज़ का ये जो नोज़ है इसका पहला भाग है, ठीक है। नोज़ का पहला भाग है कौन, वेस्टिब्यूल, ठीक है। नोज़ का पहला भाग है वेस्टिब्यूल। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो वेस्टिब्यूल है कहाँ पे होगा, पहला भाग है, ठीक है। अंदर की ओर जाके देखें तो इसमें क्या दिखाई देगा, हमें स्किन की कवरिंग दिखाई देगी, और इस जगह पे पाए जाते हैं छोटे छोटे हेयर्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, इसी में लिख देते हैं वेस्टिब्यूल पार्ट में हेयर्स पाए जाते हैं। अब जो हेयर्स हैं ये क्या काम करेंगे, इसके अलावा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो वेस्टिब्यूल है, इसमें स्किन की कवरिंग है, मतलब इसमें श्वेत ग्रंथियाँ होंगी, पसीने की ग्रंथियाँ होंगी, ठीक है, स्वीट ग्लैंड होगी, ठीक है, स्वीट ग्लैंड होगी तो पसीना बनाएंगी, ठीक है, पसीना बनाएंगी। तो इस तरीके से वहाँ पे स्वीट ग्लैंड हैं, ऑयल ग्लैंड हैं, हेयर्स हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये डस्ट पार्टिकल को, धूल के कणों को, ठीक है, धूल के कणों को रोकते हैं। ये जो वेस्टिब्यूल है इसमें जो हेयर है वो क्या करते हैं, वो धूल के कणों को, डस्ट पार्टिकल को एडॉप्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, आकर्षित करते हैं। धूल के कण जो भी हवा के साथ आते हैं उसको अंदर जाने नहीं देते हैं। क्या करते हैं, धूल के कणों को हेयर्स रोक लेते हैं, और यहाँ पे जो श्वेत ग्रंथियाँ हैं ये भी धूल के कणों को अंदर जाने से रोकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पता चला जो पहला पार्ट है वो वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल क्या है, पहला भाग है, और इसमें स्किन की कवरिंग होती है, इसमें हेयर्स होते हैं, इसमें ऑयल ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड होती हैं। ये सब क्या करते हैं, सब मिल करके अंदर धूल के कणों को जाने से रोकते हैं, ठीक है, ये बात पता चला। अब उसके बाद हम लोग दूसरे भाग की बात करते हैं, इस वाले भाग की बात करते हैं, ठीक है। इस भाग को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी रीजन, श्वसन भाग, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं श्वसन भाग, रेस्पिरेटरी रीजन, या फिर इसे हम लोग श्वसन भाग बोलते हैं, चलिए देखिए, ये जो रेस्पिरेटरी रीजन है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रीजन जो है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो नोज़ है, जो नेजल पैसेज बना हुआ है उसका बीच वाला भाग है कौन, रेस्पिरेटरी रीजन, ठीक है, या फिर श्वसन भाग क्या है, नासा गुहा का मध्य भाग है। इसमें होता क्या चीज़ है, इसमें होता है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, ठीक है, इसमें होता है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम कहाँ होगा भाई, हम सब जानते हैं एपिथेलियम चारों तरफ की कवरिंग में होगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे भी होगा, ऊपर भी होगा, इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर एक एपिथेलियम होगा, और जो एपिथेलियम होगा क्या बोलेंगे उस एपिथेलियम को, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, ठीक है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, ठीक है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होता है। अब जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, और इन रोमों को हम लोग बोलते हैं सीलिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा
सीलिया, ठीक है। रेस्पायरेटरी एपिथेलियम जो है, जो रेस्पायरेटरी एपिथेलियम जो है उसमें क्या होगा, इसमें छोटे छोटे सीलिया होते हैं। और ये सीलिया कैसे हैं, अगर आपको हम डायग्राम बना के दिखाएं तो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये आपकी रेस्पायरेटरी एपिथेलियम है, ठीक है, रेस्पायरेटरी एपिथेलियम है। उसके बाद इस एपिथेलियम में कुछ इस तरीके से सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ सीलिया पाए जाते हैं। और इन सीलियों का क्या काम है, जो पक्षमा भी हैं या फिर सीलिया हैं, ये क्या काम करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हैं क्या, सीलिया। ये वास्तविकता में कहाँ पे हैं, ये मध्य भाग में है, ठीक है। तो सोचिए यहाँ से जो हवा आएगी, सबसे पहले तो यहाँ पे जो हेयर्स हैं और जो श्वेत ग्रंथियाँ हैं वो सब मिल करके धूल के कणों को रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है, रोकने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हवा अंदर की ओर जाएगी तो रेस्पायरेटरी रीजन में पहुंचेगी। रेस्पायरेटरी रीजन में पहुंचेगी तो वहाँ पे रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पायरेटरी एपिथेलियम है। रेस्पायरेटरी एपिथेलियम है मतलब वहाँ पे छोटे छोटे रोम जैसी रचनाएं हैं जिन्हें हम लोग पक्षमा भी या फिर सीलिया कहते हैं। अब सीलिया क्या करेगा, यहाँ पे जो सीलिया दिखाया जा रहा है कुछ इस तरीके का दिखाया जा रहा है। ये जो सीलिया हैं इसमें एकदम पतली महीन रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। इन सब में एकदम पतली महीन रुधिर वाहिनियों का घना जाल होता है, जिन्हें हम लोग रुधिर केशिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीलिया है इसमें रुधिर केशिकाओं का घना जाल होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये जो सीलिया है इसमें रुधिर केशिकाओं का घना जाल होता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे लगातार रुधिर की सप्लाई होती रहती, अर्थात हाईली वैस्कुलर है ये, ठीक है। हाईली वैस्कुलर एपिथेलियम है ये, हाईली वैस्कुलर का मतलब क्या है, वैस्कुलर मतलब वैस्कुलर सिस्टम, परिवहन तंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाईली वैस्कुलर है, यहाँ पे बहुत सारा स्पीड में रुधिर आ रहा है जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जब एयर अंदर की ओर एंटर करेगी, जब हवा अंदर की ओर प्रवेश करेगी और रेस्पायरेटरी रीजन में पहुँचेगी, उसके बाद इन सीलिया से टकराएगी, ठीक है। इन सीलियों से, ये जो सीलिया हैं यहाँ पे बहुत सारे पक्षमा भी हैं, इनसे होकर के जब वायु टकराएगी तो क्या होगा, अगर ठंडी का सीजन है तो बाहर की वायु ठंड रहेगी और हमारे शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो तो नियमित ही है, ठीक है, कम नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता। ज़्यादा हो जाएगा तो बीमार, कम हो जाएगा तो बीमार। मतलब क्या है, जो हवा अंदर जा रही है उसका टेम्परेचर बनाना चाहिए, ठीक है, उसका टेम्परेचर समान होना चाहिए। तब क्या होगा, यहाँ पे जो हवा अंदर की ओर जा रही है वो रेस्पायरेटरी रीजन में उपस्थित सीलिया में जो रुधिर है वो लगातार आ जा रहा है। तो यहाँ से जो वायु अंदर जा रही है, अगर वो वायु ठंडी है तो सीलिया में पड़ने के बाद उस वायु को गर्म कर दिया जाएगा ताकि वो शरीर के अनुकूलित हो जाए, ठीक है। अगर वायु गर्म है तो सीलिया से मिलने के बाद वायु को ठंडा किया जाएगा ताकि शरीर के अनुकूलित हो सके वायु, ठीक है। तो इस तरीके से वायु को ठंडा और गर्म किया जाता है रेस्पायरेटरी रीजन में। ओके, समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ देखें कि जो रेस्पायरेटरी एपिथेलियम है यहाँ पर म्यूकस एपिथेलियम, यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड भी हैं, यहाँ पे बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड भी हैं। और ये क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड भी हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि म्यूकस ग्लैंड है तो म्यूकस बनाएगा तो धूल के कणों को रोकेगा अंदर जाने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रेस्पायरेटरी रीजन में म्यूकस ग्लैंड मिल गई, ठीक है, सीलिया मिल गया। सीलिया क्या कर रहा है, वायु को ठंडा और गर्म करने में हेल्प कर रहा है। इधर म्यूकस ग्लैंड म्यूकस बनाएगा, धूल के कण को अंदर जाने से रोकेगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो तीसरा पार्ट है, देखिए पहला पार्ट आपका वेस्टिब्यूल हो गया, दूसरा पार्ट आपका रेस्पायरेटरी रीजन हो गया, ठीक है। अब हम लोग तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरा पार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखें, हम लोग सबसे पहले नासा पढ़ रहे थे, ठीक है। तो नासा का हमने पहला पॉइंट पढ़ा है वेस्टिब्यूल। भाई
वेस्टिब्यूल पहला पार्ट पढ़ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा क्या, रेस्पायरेटरी रीजन, रेस्पायरेटरी रीजन पढ़ लिया। अब हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और तीसरा पार्ट है अल्फैक्टरी रीजन, अल्फैक्टरी रीजन, ठीक है। अब तीसरा पार्ट है अल्फैक्टरी 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 रीजन, अल्फैक्टरी रीजन, अल्फैक्टरी रीजन इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं सुगंध, ठीक है। इसे हम लोग अल्फैक्टरी रीजन मतलब सुगंध को पहचानने वाला क्षेत्र, ठीक है। अल्फैक्टरी रीजन जिसे हम लोग सुगंध को पहचानने वाला क्षेत्र कह सकते हैं या फिर ठीक है, तो इसे हम लोग अल्फैक्टरी रीजन कहते हैं। अब अल्फैक्टरी देखें यहाँ पे अल्फैक्टरी रीजन क्या होगा, अल्फैक्टरी में लिखा हुआ है अल्फैक्ट, ठीक है। अल्फैक्टरी में लिखा हुआ है अल्फैक्ट और अल्फैक्ट का मतलब होता है स्मेल, ठीक है, स्मेल होता है, ठीक है, स्मेल होता है। अब स्मेल का क्या मतलब है यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे ध्यान से, जो अल्फैक्टरी रीजन है वो नेज़ल कैविटी का, नेज़ल पैसेज का तीसरा भाग है और तीसरा भाग है ये, ठीक है। यहाँ पे इसके आगे की ओर होगा, ठीक है। ये जो रेस्पिरेटरी रीजन लिखा हुआ है इसके आगे की ओर होगा, इसके आगे की ओर होगा, यहाँ से ले लीजिए यहाँ तक, ठीक है। तो इसे हम लोग बोल रहे हैं क्या, इसे हम लोग बोल रहे हैं अल्फैक्टरी रीजन। अल्फैक्टरी रीजन में होता क्या चीज़ है, ध्यान से देखें। अल्फैक्टरी रीजन में ऊपर की ओर, अल्फैक्टरी रीजन में ऊपर की ओर एक एपिथेलियम होती है, ठीक है, एक एपिथेलियम होती है और इस एपिथेलियम को हम लोग बोलते हैं म्यूकस एपिथेलियम, ठीक है। हाँ, इसे हम लोग बोलते हैं म्यूकस एपिथेलियम। अब हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा पॉइंट, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, तो मैं आगे पढ़ा देता हूँ तीसरा पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको तीसरा पॉइंट पढ़ा देता हूँ, अगला पॉइंट जो भी है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा आपको नासा, नासा का पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया आपको वेस्टिब्यूल, फिर रेस्पिरेटरी रीजन। एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं, फिर उसको सफा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा हमको आज नासा के बारे में पढ़ना है। नासा के बारे में हमने पढ़ा कि भाई जो नासा है वो दो छिद्रों के माध्यम से शरीर के बाहर खुलता है। इन छिद्रों को हम लोग बोलते हैं बाह्य नासा छिद्र या फिर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। अब ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है ये शरीर के बाहर खुल रहा है, ठीक है। दोनों एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बीच में एक खड़ा पट है, एक खड़ा पट है। इस पट को हम लोग बोलते हैं नेज़ल सेप्टम। नेज़ल सेप्टम के कारण पूरा का पूरा जो नासा गुहा है वो दो भागों में बंट गया है, दो रास्ते बन चुके हैं। ये जो रास्ता है इसे हम लोग बोलते हैं नासा मार्ग या फिर नेज़ल पैसेज। खाली स्थान बन रहा है इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं नासा गुहा या फिर नेज़ल कैविटी, नॉस्ट्रिल कैविटी बोलते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद अंदर की ओर भी एक छिद्र के माध्यम से शरीर के अंदर एक कीप जैसी रचना में खुलता है। इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं आंतरिक नासा छिद्र या फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल। इतनी बात हमको समझ में आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने कहा नोज़ के पार्ट पढ़ना है हमको नोज़ के पार्ट पढ़ना है, नोज़ के पार्ट पढ़ना है हमको, नोज़ के पार्ट पढ़ना है हमको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा पहले नंबर पर वेस्टिब्यूल लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट वेस्टिब्यूल कहलाता है। अंदर से और बाहर से इसकी भी कवरिंग होती है। यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, ऑयल ग्लैंड होती है, स्वीट ग्लैंड होती है, ठीक है। यहाँ पर जो हेयर्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दूसरा भाग बताया आपको रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन क्या है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है जिसमें दो चीज़ें हैं, एक म्यूकस ग्लैंड है, दूसरा सीलिया है। जो म्यूकस ग्लैंड है वो म्यूकस बनाएगा, धूल के कणों को अंदर जाने से रोकेगा, साथ में रास्ते को नम बनाए रखेगा। दूसरी बात जो सीलिया है, सीलिया हाईली वैस्कुलर है, इसमें रुधिर केशिकाओं का घना जाल है। जब हवा आती है अगर गर्म होगी तो ठंडा कर दिया जाएगा, ठंडी होगी तो हवा को गर्म कर दिया जाएगा, शरीर के संतुलन में बना के रखा जाएगा। फिर इस तरीके से हमने दो पार्ट देख लिए हैं। अब हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे, ठीक है। अब यहीं पे तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं अल्फैक्टरी रीजन, ठीक है। अल्फैक्टरी रीजन बोलते हैं। अल्फैक्टरी रीजन में क्या होता है, म्यूकस एपिथेलियम, फटाफट देखिए म्यूकस
म्यूकस एपिथेलियम होता है, ठीक है, म्यूकस एपिथेलियम होता है। म्यूकस एपिथेलियम में अल्फैक्टरी सेल होती हैं या म्यूकस सेल होती, अल्फैक्टरी सेल होती हैं। अल्फैक्टरी सेल मतलब स्मेल को पहचानने वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और इन कोशिकाओं से एक पूरा का पूरा मेम्ब्रेन बनता है और इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सिनिडेरियन मेम्ब्रेन, ठीक है, सिनिडेरियन मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस तरीके से जो मेम्ब्रेन है इसमें बहुत सारी न्यूरॉन्स होती हैं जो क्या करती हैं, स्मेल जो भी वायु आती है उसके स्मेल को सेंस करती हैं, ठीक है। जो सिनिडेरियन मेम्ब्रेन है इसमें बहुत सारी नर्व हैं जो क्या करती हैं, एयर स्मेल को सेंस करती हैं, ठीक है, एयर स्मेल को सेंस करती हैं। या फिर ये कह लीजिए कि यहाँ पे जो अल्फैक्टरी रीजन है उसमें म्यूकस एपिथेलियम है। म्यूकस एपिथेलियम में बहुत सारी अल्फैक्टरी कोशिकाएं हैं जो सुगंध का ज्ञान करेंगी, ठीक है। इन कोशिकाओं से एक मेम्ब्रेन बना हुआ है जिसे हम लोग सिनिडेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं। तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती हैं, वायु जो आ रही है उसकी सुगंध का अनुभव करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आज हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट किए हैं नासा के, ठीक है। हमने आज नासा के बारे में पढ़ने की कोशिश की है। आज के लिए यहीं तक, अगले आने वाले लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, आज मैंने काफ़ी स्लोली पढ़ाने की कोशिश की है, काफ़ी स्पीड कम करके पढ़ाई है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं और भी स्लो तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये स्पीड एकदम सही है, क्योंकि फिर बहुत स्लो पढ़ाएंगे तो आपका सिलेबस कवर नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग देखिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, मैं सलूशन आपको दूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।